हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 जुलाई के करंट एस्पेक्ट्स को। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक देखिए क्या है। तो आर्टिकल है टेम्पल्स ऑफ सोशल जस्टिस। ये द हिंदू में आया था ये। इसमें देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है। एक टर्म है सोशल जस्टिस, उसको हम समझेंगे। यहाँ देखिए दूसरा है सेकुलर प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन। ये होता क्या है इसको समझेंगे। देखिए न्यूज़ आई थी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है, उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। इसमें बेसिकली क्या था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, टेम्पल्स को बोला अपना फंड्स आप डाइवर्ट करो कॉलेजेस को बनाने के लिए। ओके, इस पर कुछ डिस्कशन या डिबेट है, वो हमारे काम का नहीं है। हम समझते हैं इसके कोर में क्या है, हमारे एग्जाम के लिए क्या ज़रूरी। देखिए सबसे पहले देखते हैं सेकुलर प्रैक्टिसेस होते क्या हैं, धर्म से संबंधित, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या होते हैं, हमको इतने टाइम पे आरती करनी है, पूजा को इस तरह करना चाहिए, ठीक है। और जैसे मान लीजिए जैसे कि बुद्धिज़्म का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें ध्यान को काफ़ी इम्पोर्टेंट एक प्लेस दिया गया, ध्यान करना जो होता है। लेकिन जो बौद्ध है, सपोज करिए जो बौद्ध है, जो जैन है, अगर वो ध्यान ना करे तो क्या वो बौद्ध जैन नहीं कहलाएगा? नहीं। तो मेडिटेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बुद्धिज़्म जैनिज्म का, बट ये कोर पार्ट नहीं है, ठीक है। ये समझना है हमको। अब देखिए, अब यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे सेकुलर प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन में इंटरवीन करते हुए सोशल जस्टिस को प्राप्त कर सकती है, ठीक है। तो होता क्या है सोशल जस्टिस, देखिए यहाँ पे एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट है, टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, प्रिविलेजेस इन सोसाइटी, ठीक है। सबको समान अधिकार मिले, समान धन मिले, समान मौका मिले, बेसिकली यही है। तो इसमें क्या किया गया है, कुछ एक्ट्स के बारे में बताया गया है, हमारे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। देखिए पहला कहता है क्या यहाँ पे, रिलीजियस इंडाउमेंट्स एंड एस्टेट्स रेगुलेशन एक्ट 1817। ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस इंडाउमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कोई मंदिर है, कोई धार्मिक संस्था है, उसको किसी ने दान दे दिया, चैरिटी दी, लैंड दिया, वो सभी आता है इंडाउमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो उस इंडाउमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या एक लॉ लाया था, ये रिलीजियस इंडाउमेंट एंड एस्टेट्स रेगुलेशन 1817। ये पहला लॉ था भारत में जहाँ पे धार्मिक इंडाउमेंट्स को रेगुलेट करने की बात करी गई थी। ओके, फिर देखिए दूसरा क्या कहता है यहाँ पे, ये देखिए 1858 में क्या हुआ, क्वीन विक्टोरिया ने क्या किया, एक प्रोक्लेमेशन लाया था, हम जानते हैं। इसमें क्या कहा गया था, देखिए रेस्ट्रिक्ट इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स। इसमें उन्होंने बोला, उस प्रोक्लेमेशन में कहा गया था कि हम धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, हाउएवर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया। इसी अप्रोच की बात हमको यहाँ पे करनी है। देखिए उसने क्या किया, सोवरेन मतलब जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटेन है, वो वुड नॉट इंटरफेयर विद द प्रैक्टिसेस दैट वेर एसेंशियली रिलीजियस, समझ रहे हैं, सच एज रिचुअल्स, है ना, बट वुड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द लैंड्स, सेकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस एंडाउमेंट्स। इसमें क्या था कि हम, ठीक है, धर्म का जो कोर है उसमें नहीं घुसेंगे, लेकिन जो सेकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस, जैसे कि दान मिला हमको, उस दान के पैसे को हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, है ना, उसमें, उसके लिए हम लॉ बना सकते हैं, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। लैंड पे अगर आपका ज़्यादा कंट्रोल हो गया है टेम्पल्स का, तो उसको भी हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये हमारे काम का नहीं है, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है कि हाँ भाई ठीक है, उसने जो गवर्नमेंट ने किया वो लॉ के हिसाब से सही है, क्योंकि तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट आया था, इसमें कहा गया था जो सरप्लस फंड है टेम्पल्स को, वो उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अदर पर्पसेस के लिए। चलिए अब यहाँ देखिए कुछ हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए कहता है 970 AD में चोला एम्पायर वाज एट इट्स पीक। देखिए प्रीलिम्स में क्या कर सकता है, ऐसे दे देगा ये 970 AD और इसके ऑप्शन में दे देगा कि चोला एम्पायर डिक्लाइन कर गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पढ़ रखा है कि चोला एम्पायर अपने पीक पर था, तो हम उसको गलत करेंगे। चलिए नेक्स्ट है सेम्बियन महादेवी, ये कौन थी, चोला क्वीन थी। इसमें भी एग्जाम में दे सकता है, तो इसको ध्यान रखना है, सेम्बियन महादेवी चोला क्वीन थी, हमको इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी देखिए एक कहता है
कि टेम्पल को जो दान मिलता था ना, एंडाउमेंट्स, वो चोला के समय में पीक पर था। चोलास बहुत दान करते थे। कंटिन्यूड ड्यूरिंग विजयनगर किंगडम, ये भी ऑप्शन दे सकता है एग्जाम में कि विजयनगर साम्राज्य आते आते टेम्पल्स को दान मिलना बंद हो गया, बट यहाँ क्या दिया है, कंटिन्यूड, टेम्पल्स को दान देना वॉज स्टिल कंटिन्यूड ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखिए टेम्पल्स वेयर नॉट जस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, they were socio-cultural hubs were also used for education purposes। कहता है कि टेम्पल सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी उस टाइम पे, प्री कोलोनियल पीरियड की बात हो रही है। टेम्पल सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, इसमें क्या सोशियो कल्चरल हब था, ये लोग आते थे यहाँ पे, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते थे, मेला लगता था, दुकान है, कुछ भी है। वेयर ऑल्सो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, जैसे कि टेम्पल यहाँ पे खुला ना, इसके बगल में एक टाउनशिप जैसा बस जाता था, कुक है, धोबी है, मतलब बहुत तरीके के लोग यहाँ पे अगल बगल में रहते रहते एक टाउन जैसा इसको फॉर्म कर देते थे। चलिए ये कंफर्म कहाँ कैसे होता है, तो इंस्क्रिप्शंस ऑन द टेम्पल वॉल्स एंड मंडपम्स। मंडपम क्या होता है, देखिए दिया है पिलर्ड हॉल्स, ये पूछ सकता है एग्जाम में, पूछा भी गया है यूपीएससी के प्रीलिम्स में। मंडपम्स कहते हैं पिलर्ड हॉल्स को, यूज्ड टू होल्ड एजुकेशनल और कल्चरल इवेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। हाँ अब यहाँ देखिए, ये बात हो रही है प्री कॉलोनियल पीरियड की। इसमें कह रहा है कि उस टाइम जो राजा महाराजा होते थे उनका दो एस्पेक्ट होता था, एक तो कि दान देंगे मेरा वर्चस्व बनेगा, है ना। सेकंड चीज ये है कि उनको कुछ कल्याणकारी काम करने होते थे, वेलफेयर प्रोग्राम्स, तो वो टेम्पल को पैसा दे के उनके थ्रू ये काम करवाते थे। ओके अब यहाँ देखिए, इसमें देखिए क्या, हाँ इसमें क्या कह रहा है, वही बात कही गई है कि प्री कॉलोनियल जो एरा था हमारा, ठीक है, उसमें क्या था कि टेम्पल्स को काफी इंपॉर्टेंस प्राप्त था, एक डोमिनेटिंग फिगर के रूप में देखा जाता था उसको। तो राजा उनको अक्सर दान दिया करते थे, उनको फंड दिया करते थे, एक तो वर्चस्व कायम करने के लिए, दूसरा कल्याणकारी कामों को करने के लिए। ठीक है, फिर आती है कॉलोनियल पीरियड। उसमें क्या हुआ, हमने, हाँ ब्रिटिश सरकार ने लॉ ले आया कि हम सेकुलर जो कोर धर्म के एस्पेक्ट्स हैं उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द है, जैसे जो नॉन रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन है, उसमें हम उस इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है इसमें। अब थोड़ा सा इसमें एक नाम दिया है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का, उसको देखेंगे हम। हाँ और तो कुछ खास इसमें है नहीं। यहाँ देखिए, देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में देखिए, बाय पेरियार रामास्वामी नायकर स्टार्ट किया गया, 1925 में स्टार्ट किया गया तमिलनाडु में। टारगेटेड ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, बेसिक सा देखेंगे हम। ठीक है, आगे देखिए, हाँ इसमें कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखनी है इसको, कि यहाँ पे कहते हैं सेकुलर प्रैक्टिसेस जो हैं एसोसिएटेड विद रिलीजन, इसका मतलब होता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, कोई ट्रस्ट बना रहे हैं वो हो गया। तो हमारा जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, ऐसे पढ़ा जाता है। आर्टिकल 25 जो है उसमें क्या क्या उसने क्या किया है, परमिट किया है द स्टेट टू रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट एनी सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजन। ठीक है, हम जब भी फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं ना, उसमें अगर स्टेट शब्द आता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करते करते अगर स्टेट शब्द आता है, तो यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता है ना। यहाँ पे स्टेट जो होता है वो अंडर आर्टिकल 12 दिया रहता है। तो वहाँ जो स्टेट का मतलब है एक अथॉरिटी, वो कंट्री भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कुछ भी हो सकता है, तो उसके रेफरेंस में बताया रहता है। एक और चीज़, एक लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक में, देखिए हाँ ये जो है ना सोशल जस्टिस, ये पूछ सकता है कि इसका जिक्र कहाँ किया गया है, तो प्रियम्बल में भी है, डीपीएसपी, प्रियम्बल में तो साफ लिखा ही हुआ है, और डीपीएसपी में प्रोविजंस दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स में भी इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। चलिए ये टॉपिक खत्म होता है यहीं पे। देखिए सेकंड टॉपिक हमारा है, यहाँ पे देखिए आर्टिकल है इज इजराइल कमिटिंग जेनोसाइड। तो हम इसके हाँ ना में नहीं जाएंगे, है ना, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हम देखेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए न्यूज़ क्या है पहले देखते हैं। देखिए न्यूज़ ये है, न्यूज़ में है जनवरी 2024 में साउथ अफ्रीका इनिशिएटेड, शुरू किया उसने प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इजराइल एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, एलिजिंग, इल्ज़ाम क्या लगाया उस पर, इजराइल्स मिलिट्री कैंपेन इन गाजा अमाउंटेड टू जेनोसाइड। ये उसका स्टेटमेंट था, गलत है सही है हमें नहीं पता। चलिए
अब हाँ, इसका देखते हैं ये जेनोसाइड होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, कॉइंड इन 1944, 1944 में इसको कॉइन करा गया, लाया गया फर्स्ट टाइम बाय पोलिश जूइश जूरिस्ट रफाएल लेम्किन, इन्होंने इस टर्म को लाया था। चलिए, फॉर्मली recognized as crime under international law by UNGA in 1946। ठीक है, UNGA ने क्या किया, इसको 1946 में एज अ इंटरनेशनल क्राइम इसको अडॉप्ट कर लिया। ओके, UNGA एनोनिमसली अडॉप्टेड, ये जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड, इसको कहते हैं जेनोसाइड कन्वेंशन। इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में। कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, ठीक है। इसको कहते हैं हम जेनोसाइड कन्वेंशन, 1948 में ये लाया गया था, ठीक है। और इंडिया भी इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, इंडिया ने भी इसको साइन कर रखा है। चलिए, इसमें कहता है कि एक तो आप जो क्राइम कमिट कर रहे हो प्लस इंटेंट, आपका इंटेंट क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए इसमें समझाया गया अच्छे से। कहता है डिफाइन जेनोसाइड, कैसे डिफाइन करता है, एक्ट्स कमिटेड विद द इंटेंट, मतलब आपका उद्देश्य क्या है, विद द इंटेंट टू डिस्ट्रॉय इन होल और इन पार्ट नेशनल, एथनिक, रेशियल, रिलीजियस ग्रुप। एक सर्टेन ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल को नहीं, एक सर्टेन ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। कंसिडर्ड द ग्रेवेस्ट ऑफ इंटरनेशनल क्राइम्स, प्रोहिबिशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ नॉन डेरोगेबल प्री एम्प्टरी नॉर्म। इसका मतलब है कि अगर जो पार्टी, जो कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व है, सपोज करिए कंट्री ए कंट्री बी में ये चीज़ करा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कंट्रीज कुछ नहीं कर सकती, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो स्टेप कर सकती है। जो भी इस कन्वेंशन के सिग्नेटरीज हैं वो जाके ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील कर सकते हैं। चलिए देखिए, कहता है कि जेनोसाइड हैज़ अकर्ड, मतलब ये हुआ है, हमको कैसे पता चलेगा, कैसे इसको हम डिसाइड करेंगे, कोर्ट कैसे डिसाइड। देखिए, जिसमें कहते हैं 2 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला क्या है, फर्स्ट जो हमारा है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक्टस रियस, इसका मतलब है 1 और मोर ऑफ 5 स्पेसिफिक एक्ट्स कमिटेड अगेंस्ट अ प्रोटेक्टेड ग्रुप। इसमें कहता है कि कौन से ऐसे एक्ट्स हैं, पहला एलिमेंट है एक्ट, हमने किया क्या, है ना। तो यहाँ है, हम देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ है फर्स्ट एलिमेंट। इसमें कहता है कि या तो किलिंग, सीरियस बॉडीली मेंटल हार्म, ग्रुप्स फिजिकल डिस्ट्रक्शन, प्रिवेंट्स बर्थ, फोर्सिबली ट्रांसफरिंग चाइल्ड टू अनदर ग्रुप। इसमें कह रहा है कि अगर इन पांचों में से कोई एक भी या पांचों चीज़ें हो रही हैं तो एक एलिमेंट फुलफिल करता है कि भाई ये हो सकता है कि जेनोसाइड किया गया। अब देखिए दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा एलिमेंट है मेंस रिया, मेंटल एलिमेंट। इसमें कहता है रिक्वायर्स नॉट जस्ट अ जनरल इंटेंट टू कैरी आउट। इसमें कहता है कि हमने किसी को पकड़ा मारा, वो नहीं। इसमें कहता है एक स्पेसिफिक इंटेंट, एक स्पेसिफिक उद्देश्य होना चाहिए, है ना। टू डिस्ट्रॉय द ग्रुप इन अ होल इन पार्ट, मतलब हम इसमें कहना है कि एक ग्रुप को, बीइंग एथनिक, बीइंग रेशियल, बीइंग अ कंट्री, एक ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं, तभी हम कह सकते हैं कि जेनोसाइड हुआ है। चलिए देखते हैं, कहता है कि रेयर इंटेंट इज व्हाट सेट्स जेनोसाइड अपार्ट। अब कहता है कि सपोज करिए कोई कंट्री ए है, अगर वो ऐसा कुछ कर भी रही है तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि वो ओपनली तो बोलेगी नहीं, ओपनली तो बोलेगी नहीं कि हमने किया है जेनोसाइड, ठीक है। तो इस इंटेंट को साबित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक्ट्स तो हम प्रूव कर सकते हैं, ऐसा हुआ जो भी है, बस उद्देश्य क्या है उसको प्रूव करना डिफिकल्ट होता है, यही बताया गया है इसमें। अब देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहाँ देखिए, हाँ कुछ फैक्ट्स हैं। देखिए होलोकॉस्ट के बारे में बताया गया है कि जब होलोकॉस्ट हुआ था उसके बाद ही इस टर्म को लाया गया था, जेनोसाइड को। देखिए ये होता क्या है, सिस्टमेटिक परसिक्यूशन और एंड मर्डर। परसिक्यूशन क्या है, मतलब सताना, तरपाना जो होता है, अन्याय करना। परसिक्यूशन, मर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन ज्यूज बाय नाजी रेजिम, पता है हिटलर वाला रेजिम, हिटलर वाला, एंड इट्स कोलैबोरेटर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। होलोकॉस्ट बेसिकली संबंधित किस चीज़ से है, तो हम जानते हैं हिटलर ने टारगेट किया था ग्रुप को, ज्यूज को, उनको मतलब बहुत तरीके से टॉर्चर करता था, उन पर एक्सपेरिमेंट्स करता था, उनका मर्डर करता था, खैर तो उसको कहते हैं होलोकॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक सा बस देखेंगे हम। क्या है, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN है ये। सेकंड क्या है, इस्टेब्लिश कब हुआ, 1945 में। इट रिप्लेस्ड
परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है, पूछ सकता है ये। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नेदरलैंड्स। बस इस आर्टिकल में भी इतना ही था। देखिए अगला जो देखिए हमारा आर्टिकल है, हाँ अगला देखिए हमारा 3rd नंबर टॉपिक है ये। इसमें ज़्यादा कुछ हमें देखना नहीं है। इसमें न्यूज़ देखिए क्या आई थी कि इतने इंडियंस को रेस्क्यूड फ्रॉम स्कैम सेंटर्स इन साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग ये पीरियड। तो हमारे लिए ज़्यादा ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं, बट कुछ इसमें फैक्ट्स हैं जो हम देखेंगे प्रीलिम्स के लिए, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। एक इसमें जिक्र किया गया है I4C का, यहाँ देखिए अंडरलाइन देखिए किया हुआ है। I4C क्या है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर। तो ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है कि है क्या। ऑप्शन में कोई बड़ा लंबा चौड़ा इसका नाम दे देगा, हम गलत करके आ जाएंगे। ध्यान रखना I4C क्या होता है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। चलिए एक देखिए, हाँ ये लाओ PDR, बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। देखिए लाओ PDR मतलब है, लाओ PDR क्या है? ऑफिशियल नेम ऑफ लाओस। लाओस जो कंट्री है उसका ऑफिशियल नेम क्या है? लाओ PDR, ठीक है। इसको कहते हैं लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक देखिए फैक्ट है। ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। इसका सी से कोई वास्ता डायरेक्टली नहीं है। चलिए इसको बॉर्डर क्या क्या करते हैं? म्यांमार, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। ये फैक्ट्स हमें याद होने चाहिए। चलिए ये टॉपिक भी खत्म होता है, छोटा सा था। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये जो टॉपिक आज का आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आज की पूरी डिस्कशन में रहने वाला है, क्योंकि ये न्यूज़ तो छोटा सा है लेकिन इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत है। देखिए ये टॉपिक है नॉट सो प्राइवेट। इसमें क्या है देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है, मतलब एक जजमेंट आया लास्ट वीक कि सेक्रेटली रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस बिटवीन स्पाउसेस आर एडमिसिबल एविडेंस इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। इसमें कहता है जो पति पत्नी है उनके बीच में कोई मैट्रिमोनियल, जैसे कि उनको डिवोर्स लेना है, उसमें सीक्रेटली रिकॉर्डेड एविडेंस जो बातें होती हैं उसको एज एविडेंस हम यूज़ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे पहले तक जो हाई कोर्ट्स हैं, डिफरेंट कोर्ट्स हैं, उन्होंने इसको एज एविडेंस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक जो जजमेंट दिया है उसमें कहा कि सीक्रेटली रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस बिटवीन स्पाउसेस आर एडमिसिबल एविडेंस इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। चलिए इसको देखते हैं। इसमें यहाँ देखिए हाँ ये रहा, हाँ यहाँ देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट इज केयरफुल इन बैलेंसिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्राइवेसी एंड राइट टू फेयर ट्रायल। यहाँ पे हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना कहानी इसका, बट ये ज़रूरी है। यहाँ पे जिक्र किया गया है फंडामेंटल राइट्स का। देखिए तो राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फेयर ट्रायल, ये हाँ ये कहीं डायरेक्टली संविधान में मेंशन नहीं है बट एक इम्प्लाइड है। जैसे देखिए पहला देखते हैं हम राइट टू प्राइवेसी, है ना, फर्स्ट देखते हैं इसको। ये सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी केस में कहा था कि आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 का क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है इस राइट टू प्राइवेसी इम्प्लाइड है। मतलब अगर हमको एक ढंग का जीवन जीना है तो प्राइवेसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो फंडामेंटल राइट ही बन गया। अब देखिए दूसरा है राइट टू फेयर ट्रायल। ये इम्प्लाइड कहाँ है? ये भी डायरेक्टली मेंशन नहीं संविधान में। ये अगर हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 इनको मिला के पढ़ें, 14 कहता है इक्वालिटी के बारे में, 21 कहता है लाइफ एंड लिबर्टी, 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसको अगर हम कंबाइन करके पढ़ाई करें तो हम देखेंगे कि इससे भी एक राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो इन 3 आर्टिकल के कंबाइंड ग्रुप में ही इम्प्लाइड है, ठीक है। चलिए ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक एक्ट की बात करी गई, इसको देख लेते हैं। एविडेंस एक्ट 1872। इसमें कहता था कि अ पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट देयर स्पाउस इन क्रिमिनल केस। इसमें कहता था कि कोर्ट्स जो हाई कोर्ट्स अभी तक डिसीजन दे रही थी कि भाई सीक्रेटली रिकॉर्डेड बातों को हम एविडेंस नहीं मान सकते, तो उन्होंने बोला था कि आधार क्या है इसका, कि ए पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट देयर स्पाउस। लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया है कि अगर आपस में ही लड़ रहे हैं वो तब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ देखिए, हाँ, द फोन ऑन विच द कन्वर्सेशन वाज रिकॉर्डेड इज नो डिफरेंट फ्रॉम एन ईव्सड्रॉपर, ठीक है।
क्योंकि अभी के समय में आप देखिएगा फ़ोन, कैमरा मतलब एक हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना सही नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए स्टेटमेंट है, ये इसको मार्क कर लीजिए मेंस के लिए, ये पूछ सकता है, पूछेगा ही। ऑन द इश्यू ऑफ प्रिवेसी द सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देयर इज नो राइट टू प्रिवेसी बिटवीन मैरिड स्पाउसेज। एक तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, राइट इज एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स इवन इफ दैट इज विद इन अ मैरिज। इसमें देखिए, अगर हम इससे पहले की जजमेंट्स को देखें, उसमें कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी जो है ना आर्टिकल 21 में जो इम्प्लाइड है, तो उसको बोला गया था कि ये स्टेट के अगेंस्ट भी है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, मतलब जो कोई स्टेट मतलब बताया हमने आर्टिकल 12 वाला, कंट्री है, राज्य है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके अगेंस्ट भी है, वो भी प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकता है। इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है। अब इसमें लेकिन इस जजमेंट में क्या कहा गया है, कोर्ट ने कहा नो राइट टू प्राइवेसी बिटवीन मैरिड स्पाउसेज और दिस राइट टू प्राइवेसी इज एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल। इसमें कहा गया है कि जो स्टेट अंडर आर्टिकल 12 है, स्टेट अंडर आर्टिकल 12 वो किसी भी सिटीजन की, किसी भी इंसान की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, बट इंडिविजुअल्स पे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट था। चलिए इस टॉपिक में भी इतना ही है। देखिए अगला टॉपिक हमारा अगेन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। चलिए इसमें कहता है अनलॉकिंग इन्वेस्टमेंट, अनलॉकिंग इन्वेस्टमेंट, है ना। देखिए न्यूज़ क्या है, दो न्यूज़ है इसमें रिलेटेड, ऑब्वियसली दूसरे। देखिए न्यूज़ क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमी आपको दिख रहा है ना, आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ देखेंगे, इस फोकस यहाँ रहेगा हमारा। ग्लोबल इकोनॉमी इज विटनेसिंग अ सेस्मिक शिफ्ट फ्रॉम एफडीआई विद इमर्जिंग मार्केट्स। इसमें कह रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें क्या हो रहा है, उनमें डिक्लाइन हो रहा है एफडीआईज का, है ना, उनमें डिक्लाइन हो रहा है, एफडीआईज धीरे धीरे कम मिलने लग रही है उन लोगों को। एक डेटा देखिए दिया गया है कि ईएमडी इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपमेंट इकोनॉमीज, ईएमडी क्या है, ईएमडी क्या है, इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज जो हैं उनको रिसीव्ड $435 बिलियन इन एफडीआई इन 2023, जो कि लोएस्ट है सिंस 2005। ये न्यूज़ है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा, हाँ पहले देखते हैं एफडीआई होता क्या है। देखिए एफडीआई क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मेड बाय कंपनी और एन इंडिविजुअल, ठीक है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या क्या होता है, सिर्फ पैसा ही नहीं जाता, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होती है, एक्सपर्टीज़ ट्रांसफ़र भी होती है। जैसे इसमें जो होस्ट कंट्री है, जैसे सपोज कर इंडिया में यूएस अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ के लोगों को मौका मिल सकता है कि वो यूएस जाके जॉब कर सकें, ये भी है। यहाँ देखिए एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ देख लीजिए, इन्वेस्टर्स एक्वायर सिग्निफिकेंट स्टेक इन द कंपनी। तो एक डिग्री ऑफ कंट्रोल भी रहता है, एफडीआई कोई कर रहा है अगर तो उसके पास थोड़ा सा कुछ शेयर्स भी होते हैं कंपनी के, तो डिग्री ऑफ कंट्रोल भी उसके पास रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला एस्पेक्ट क्या कह रहा है इसमें कि इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई इनफ्लो, एफडीआई हमारे देश में आ रहा है तो हम क्यों माने कि अच्छा है। देखिए इसमें कहा गया है, यहाँ देखिए, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। हाँ, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एफडीआई इनफ्लोज हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, वर्ल्ड बैंक ऐसा कहता है, ठीक है, ऑन इकोनॉमिक आउटपुट इन ईएमडी। ईएमडी देखा हमने, इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है उनके लिए एफडीआई बहुत ज़रूरी है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पैक्ट इज कंडीशनल। बट वो पॉजिटिव तो इम्पैक्ट करता है, बट कितना पॉजिटिव होगा वो कुछ शर्तों पे डिपेंड करता है। देखिए इसमें कह रहा है कि जहाँ पे ट्रेड ओपननेस ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस हैं, बेटर ह्यूमन कैपिटल है, लो इनफॉर्मेलिटी है, वहाँ पे इसका असर ज़्यादा होगा। तो इंडिया को करना क्या चाहिए, इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए एस्पेक्ट इसका क्या है, इंडिया, हाँ वही बात है, इंडिया को करना क्या चाहिए। तो इंडिया को पता है कि ये करना है ना, ट्रेड ओपननेस को बढ़ाना है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, बट करे क्या, कैसे करे। देखिए इसमें कहता है फर्स्ट, पहला क्या कह रहा है, हाँ, विद इट्स आइज trained on raising its competitive advantage, India must continue to move away with erstwhile skepticism over trade deals towards signing deals. ठीक है, latest trends show that firms want to look at FDI only in countries that are geopolitically aligned and FDIs could reinforce that. इसमें कह रहा है बेसिकली यही है
कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, इसमें जो जिन कंट्रीज़ को एफडीआई करना है, इन्वेस्ट करना है दूसरी कंट्रीज़ में, वो ये चाहती हैं हम ऐसी कंट्रीज़ में ही जाएँ जो हमसे जियोपॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, ठीक है? जहाँ पे हमको एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हो सकता है। इसमें कहता है कि भारत को जो एक स्केप्टिज्म है, जो एक है ना कि करे ना करे वो वाला रवैया, इसको बदलना होगा। एग्जाम्पल देखिए, आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन, इससे 2003 से ही चल रहा है हमारा कि एफटीए होना चाहिए, एफटीए होना चाहिए, बट अभी तक एफटीए प्रॉपर्ली लागू नहीं हुआ है। इसको पॉज किया गया, फिर से स्टार्ट किया गया। तो वही कह रहा है इसमें कि अगर आप अभी का जो ट्रेंड है, अगर आपको किसी कंट्री से इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको जियो पॉलिटिकल रिलेशंस को पहले अच्छा करना पड़ेगा और थोड़ा सा जो है रेगुलेशंस में आपको ईज करना पड़ेगा, ठीक है? देखिए सेकंड एस्पेक्ट क्या कह रहा है, हाईलाइटेड बाय इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इट मस्ट टेक डीरेगुलेशन इन राइट ओके earnest and move quickly on ideas such as deregulation commission, cutting red tape, enforcing contracts swiftly। इसमें देखिए कह रहा है जैसे कि नियम बना दिया हमने ऐसे वैसे, ठीक है, लेकिन उस नियम का पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं, है ना? और लॉज को इतना हेक्टिक नहीं करना है। डीरेगुलेट का मतलब होता है कि जैसे लॉज को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि सामने वाला आने से पहले ही डर जाए। नहीं, हमें लॉज को सिंपल रखना है, ज़्यादा परेशानी ना हो सामने वाली कंट्री को, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ के नियम को समझने में ऐसे भी दिक्कत होती है। उसको आप और कॉम्प्लिकेट करोगे तो सामने वाला बचेगा इन्वेस्ट करने से। देखिए थर्ड एस्पेक्ट क्या है, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेड बॉटलनेक्स। अब देखिए इसमें कह रहे हैं सपोज करिए कोई सी पोर्ट है, कोई हाँ शिप वाला पोर्ट है, सामान भेजना है। अब उसमें इतना ना प्रोसेस लग रहा है जाते 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 कि कोई घंटा 1-2 दिन उसी में लग गए कि क्लियरेंस प्राप्त करने में समय मेरा बीत गया सारा, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जहाँ हम सामान भेज रहे हैं वहाँ से धीरे धीरे हमारा टर्म्स खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं हमको ऐसे बॉटल नेक्स को, ऐसे जो हमारे लूप होल से कमियां हैं, इनको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है? हाँ देखिए फोर्थ एस्पेक्ट देखिए क्या कह रहा है ये, कंपटीशन एंड इंटरेक्शन नीड टू कनेक्ट द डॉट्स बिटवीन इंटरनेशनल रूल मेकिंग डोमेस्टिक। देखिए इसमें कह रहा है कि हम अपना रूल बना रहे हैं, ठीक है, बट हमें ध्यान रखना है कि टाइम बदल रहा है और इंटरनेशनली जो जो चीज़ें डिमांड में है, मतलब जिस तरह के रूल की डिमांड है, जिस तरह के लॉ की डिमांड है, तो थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है तो स्ट्रिक्ट रहने से काम नहीं चलेगा, रेगुलेशन वाइज थोड़ा सा हमको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है? देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है इसमें, स्टेट मस्ट टेक द लीड इन क्रिएटिंग कंड्यूसिव फ्रेमवर्क, एफडीआई इनटू स्टेट जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट सपोर्ट इन लैंड एक्विजिशन, लॉजिस्टिक्स। इसमें ओवरऑल सबको मतलब कंक्लूड कर दिया गया है कि जो राज्य हैं, स्टेट्स की बात यहाँ पे कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट तो देखिए किसी न किसी स्टेट में ही होगा ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है काम, बट आप वो तो अपना जो भी करना कर रहा है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, उनको चाहिए कि अपने स्तर से और ज़्यादा मेहनत वो करे, है ना, टू क्रिएट कंड्यूसिव फ्रेमवर्क। हाँ, ईज कंड्यूसिव फ्रेम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें कि ऐसी फैसिलिटीज़ को आप दो जैसे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस, मतलब एक जगह कोई आए हमारे यहाँ, जितना भी अप्रूवल चाहिए वहीं से मिल जाए, ऐसा करना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए। वही इसमें कह रहा है कि जो क्लमजी है, जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, उसको आपको धीरे धीरे डीटैंगल करने की ज़रूरत है, ईज करने की ज़रूरत है, ठीक है? देखिए प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट था, यहाँ हम देख लेंगे। हाँ ये देखिए कहता है एफडीआई रिमेन्स जियोग्राफिकली स्क्यूड, है ना। महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैव इम्प्रूव्ड देयर स्टैंडिंग्स व्हाइल गुजरात एंड दिल्ली हैव सीन शार्प डिक्लाइंस, ठीक है, दिख रहा है? हाँ, तो ये हमको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। प्रीलिम्स में दे देगा प्री में कि गुजरात और दिल्ली का बढ़ा है, इनका बोल देगा घटा है, तो नहीं, गुजरात एंड दिल्ली में डिक्लाइन हुआ है, शार्प डिक्लाइन हुआ है। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, एफडीआई के रिस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट हुई है। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक था आज का। लास्ट टॉपिक देखते हैं, चलिए देखिए आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें इसका देखिए टाइटल क्या है, सॉइल ऑफ नेशन, है ना। इसमें बेसिकली डिस्कस क्या किया गया है, सॉइल का इम्पोर्टेंस, सॉइल का इम्पोर्टेंस क्या है रिगार्डिंग यहाँ देखिए कैलोरीफिक सफिशियंसी, रिगार्डिंग कैलोरीफिक सफिशियंसी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि हम जो अनाज उगा रहे हैं धरती पे ज़मीन से, तो वो क्या सिर्फ हमारे पेट को भर रहा है या न्यूट्रिशनल फ़ायदा भी पहुंचा रहा है। देखिए इसको समझने से पहले, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे माल न्यूट्रिशन का, व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन, उसके बाद ही इसको हम समझ पाएंगे। देखिए यहाँ देखते हैं, आपको ये पूरा चार्ट दिख रहा है ना। तो कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, इसके देखिए 3 एस्पेक्ट्स हैं।
डेफिशिएंसीज, ओवर न्यूट्रिशन, इम्बैलेंसेस। इसका मतलब समझते हैं हम। देखिए इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि हम खाना तो खा रहे हैं बट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन मिनरल्स हैं उनको हम प्रॉपर्ली इनटेक नहीं कर रहे हैं, वो भी किस में आएगा, माल न्यूट्रिशन में ही आएगा। दूसरा देखिए कहता है ओवर न्यूट्रिशन, अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं, हमारा वजन ज़्यादा है ना, तो उसको भी हम काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन नहीं बोलेंगे, इट इज़ ऑल्सो माल न्यूट्रिशन। इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ज़्यादा अगर ओबिसिटी हमें है तो क्या है, खतरा किस चीज़ का रहता है, डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की होने से। एग्जाम्पल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये हमें हो सकता है। देखिए थर्ड एस्पेक्ट क्या था, डेफिशिएंसीज। ये तो नाम से लग रहा है कि हमें कम मिल रहा है खाना, ठीक है। अब देखिए इसमें इसके 3 कैटेगरीज हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, ठीक है। स्टंटिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर एज, एक सर्टेन एज पे जितना वजन होना चाहिए उतना नहीं, उससे कम है, ठीक है। वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट, है ना, कि एक सर्टेन हाइट के लिए जितना वजन होना चाहिए उससे कम है, ठीक है। वेस्टिंग हो गया अंडरवेट। अंडरवेट का मतलब है वही है कि जितना वजन, मतलब ये तो इन दो बहुत कॉमन टर्म है ये, कि जैसे इन जितना वजन मेरा होना चाहिए, है ना, जो प्रिस्क्राइब मेजर्स हैं, मतलब कुछ डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उससे हमारा वजन कम है, ठीक है। अब समझते हैं हम इस आर्टिकल को। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिल्म्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है, कहता है हु वुड हैव इमेजिन्ड, किसने ऐसा सोचा होगा, इंडिया विच लिव्ड फ्रॉम शिप टू माउथ विद हैवी डिपेंडेंस ऑन फूड एड अंडर USPL 480 प्रोग्राम इन द 1960s वुड एमर्ज एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर। ये ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए कि भारत क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर बन चुका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है, ठीक है, ये फैक्ट है। ये प्रोग्राम था USPL 480, वो US हम लोगों को भेजता था अनाज हमारे यहाँ, ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए अब डेटा क्या कहता है, यहाँ देखिए कि 2024-25 में इंडिया एक्सपोर्टेड 20.2 मिलियन टन्स ऑफ राइस इन ग्लोबल मार्केट। तो कहता है ग्लोबल मार्केट में 61 मिलियन टन्स में से 20.2 मिलियन टन्स राइस किसने एक्सपोर्ट किया, तो भारत ने, ठीक है। यहाँ एक और टॉपिक देखिए, इसमें कहता है इंडिया रन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है वो, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में कहा गया है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। इसमें करता क्या है, तो ये 5 kg ऑफ राइस को या वीट को पर पर्सन पर मंथ ये फ्री प्रोवाइड कराता है। 5 kg ऑफ फ्री राइस या फ्री वीट को पर पर्सन पर मंथ ये देता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। यहाँ देखिए डेटा क्या कह रहा है, हाँ ये देखिए इसमें कहता है NFHS 5 2019-21 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 35% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज आर स्टंटेड। स्टंटेड देखा हमने क्या होता है, और 32% अंडर वेट, इतना परसेंटेज आर वेस्टेड। इसमें कह रहा है कि ठीक है हमने गरीबी, यहाँ पे कह रहा है कि हमने गरीबी को तो कम कर लिया, पेट भर रहा है, लेकिन जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है ना, पौष्टिक खाना बच्चे नहीं खा रहे हैं, इसलिए अंडर माल न्यूट्रिशन अभी भी स्टिल है, प्रिवेलेंट है। चलिए अब बताया कि इसमें कारण क्या क्या हो सकता है। एक तो ठीक है आदमी एक तो कहता है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं कि हम महंगी चीज़ें खा सके, लेकिन यहाँ पे ये भी कह रहा है एक जो इसका देखिए एस्पेक्ट है वो क्या है, सॉइल डिफिशियंसी। हमारे सॉइल में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो नहीं पाए जाते हैं, है ना, तो उसके कारण जब सॉइल में नहीं तो प्लांट्स में नहीं आएगा, हमारे बॉडी में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे कहता है, यहाँ से स्टार्ट करिए, जिंक। जिंक के लिए कह रहा है इट्स डेफिशिएंसी इन सॉइल ट्रांसलेट्स इनटू लो जिंक कंटेंट इन सीरियल्स। ऑब्वियसली ज़मीन में जिंक कम है धरती में, तो प्लांट्स में भी कमी रहेगा, है ना। अब ये क्या, जिंक की कमी से क्या होता है, स्टंटिंग, ठीक है। जिंक की कमी से क्या होता है, स्टंटिंग। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, जिंक की कमी से होता है स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या है, अ कंडीशन दैट इफेक्ट्स फिजिकल डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव हेल्थ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ ऑफ पर्सन, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे इस पैराग्राफ को। यहाँ पे कहता है ऑफ मोर देन 8.8 मिलियन सॉइल सैंपल्स टेस्टेड।
तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या करता है, सॉइल सैंपल्स को टेस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया इसके डेटा के अकॉर्डिंग कि हाँ, लेस देन 5% हैव हाई और सफिशिएंट नाइट्रोजन, ठीक है। ओनली 40% हैव सफिशिएंट फॉस्फेट, इतना परसेंट। इसमें कह रहा है कि जैसे जो डिफरेंट सॉइल के इसको सैंपल्स मिलते होंगे, उसमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की कमी है, कहीं फॉस्फेट की कमी है, कहीं पोटाश की कमी है। तो इसमें ये बताया गया है कि हमारे सॉइल में बेसिकली क्या है कि डिफिशियंसी ज़्यादा हैं। अगर उनको हम कवर कर लेते हैं तो हो सकता है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हम अचीव कर लें। देखिए कहता है एसओसी, एसओसी क्या है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। एसओसी क्या होता है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। अब यहाँ देखिए आ चुके हैं हम। Importantly, SOC is a critical parameter defining physical, chemical and biological properties of soil, ठीक है। SOC क्या होता है, सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन, जो कि एक क्रिटिकल पैरामीटर है जो बताता है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल नेचर ऑफ सॉयल। दीज गवर्न इट्स होल्डिंग कैपेसिटी। अब कहता है कि जो सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहे हैं। जो एसओसी है, सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें कह रहा है, यहाँ देखिए होल्डिंग कैपेसिटी मतलब वो न्यूट्रिशन को कितना होल्ड कर सकता है, ठीक है। सॉइल जो है वो कितना पकड़ के रख सकता है न्यूट्रिएंट्स को, और उसको एफिशिएंटली यूज कर सकता है कि नहीं, किस पे डिपेंड करता है, ये एसओसी पे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ इस पे आते हैं अब हम। कहते हैं आवर सॉइल्स ऑल्सो सफर फ्रॉम अ डिफिशियंसी ऑफ सल्फर एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, जिंक एंड बोरॉन, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा फैक्ट है। देखिए कहता है इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री नाइट्रोजन, पोटाशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम आर अंडर यूज्ड। इसमें कह रहा है कि हमारे पास फर्टिलाइजर्स है बट कितना यूज़ करना हमको पता नहीं है, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, बताएगा, एग्जाम्पल से समझाएगा। भाई कह रहा है कि रिकमेंडेशन से इतना परसेंट यूज़ करने का, पोटासियम यूज इज शॉर्ट बाई 89%, फॉस्फोरस इज शॉर्ट बाई 8%। ये बता रहा है कि मतलब जितना हमको पता ही नहीं किसानों को कि कितना हमें फर्टिलाइजर्स कितना परसेंट देना है, कितना क्या करना है, जिससे कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे असर पड़ रहा है, ठीक है। एक देखिए एस्पेक्ट क्या कह रहा है, हाईली इम्बैलेंस्ड यूज ऑफ एनपीके, ओके, नेग्लेक्ट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लीड्स टू सब ऑप्टिमल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। कहता है कि फर्टिलाइजर, अगेन वही बात है, फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है लेकिन इम्बैलेंस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, जिससे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ठीक से पहुंच नहीं पा रहे प्लांट्स में, और जो हमारा उत्पादन क्षमता है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। डाटा देखिए दिया गया है, फर्टिलाइजर टू गेन रिस्पॉन्स हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 1:10 इन 1970s टू 1:2.7 इन 2015, ठीक है। अब जो देखिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है इसमें, यहाँ देखिए इसमें क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रैनुलर यूरिया रिजल्ट्स इन सब्सटैंशियल नाइट्रोजन लॉसेस। ये प्रीलिम्स के लिए एक एक पॉइंट बना के पूछ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ ग्रैनुलर यूरिया रिजल्ट्स इन सब्सटैंशियल नाइट्रोजन लॉसेस, ठीक है, विद ओनली 35 to 40% ऑफ नाइट्रोजन बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द क्रॉप्स। रिमेनिंग नाइट्रोजन का क्या होता है, रिमेनिंग जो नाइट्रोजन है वो इज आइदर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एज नाइट्रस ऑक्साइड। अगेन क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है जो कि 273 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक एक लाइन इसको आपको अच्छे से लिख लेना चाहिए कॉपी पे। कहता है, देखिए फिर से देखते हैं कि जो ग्रैनुलर यूरिया है उसको यूज करने से वो क्या करता है, नाइट्रोजन लॉस कराता है। कैसे कराता है, तो कैसे कराता है, सिर्फ 35 to 40% ऑफ जो नाइट्रोजन है वही पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। बाकी का क्या होता है, या तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में रिलीज कर दिए जाते हैं। ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ये 273 टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2। कितना देखिए डेंजरस है ये। या फिर लीचेज इनटू ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटिंग इट विद नाइट्रेट्स मेकिंग इट अनफिट फॉर कंजम्पशन। तो डबल लॉस इसमें हो रहा है कि नहीं, हमने पैसा लगाया फर्टिलाइजर के लिए, उससे दिक्कत क्या हो रही है कि पौधों को ठीक से
नाइट्रोजन मिल भी नहीं पा रहा है, और जो बचा हुआ जो रिलीज हो रहा है हवा में उससे पोल्यूशन हो रहा है, जो पानी में उसको वो पीने के लिए अनफिट बता दे रहा है। ठीक है, अब देखिए, सो इन अ वे इम्बैलेंस्ड यूज ऑफ एनपीके इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द पोल्यूशन। ये स्टेटमेंट्स जो है ना, इनको कॉपी पे आप लिख लीजिए। ठीक है, बार बार कह रहे हैं, एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन। इम्बैलेंस्ड यूज ऑफ एनपीके, एनपीके क्या है? नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटाशियम। ठीक है, तो इनका जो इम्बैलेंस यूज है, ये ना सिर्फ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को घटा रहा है बट पोल्यूशन भी फैला रहा है। ठीक है, एडिशनली significant portion of urea is diverted to non-agricultural uses and also finds way to neighboring countries। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहता है टू रीस्टोर सॉइल हेल्थ। अब करना क्या चाहिए? हाँ, टू रीस्टोर सॉइल हेल्थ एंड इम्प्रूव बोथ क्रॉप एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, इंडिया नीड्स अ शिफ्ट फ्रॉम इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स टू टेलर्ड एंड साइंस बेस्ड सॉइल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। वही इसमें कह रहा है कि हम दुकान से ले आए फर्टिलाइजर, उसको यूज़ कर लिए, नहीं, कितना होना चाहिए, किस रेशियो में होना चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए कि फर्टिलाइजर कितना यूज़ करना है हम लोगों को, साइंटिफिकली उसको यूज़ करें, ये ज़रूरी है। यहाँ देखिए, ओनली व्हेन सॉइल्स रिसीव द न्यूट्रिएंट्स, ध्यान रखिए, ओनली व्हेन सॉइल्स रिसीव द न्यूट्रिएंट्स दे प्रोड्यूस फूड दैट नरिशेज रादर देन मेयरली फिलिंग। देखिए, तो कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि अगर सॉइल को न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली मिलेगा, ठीक है, तभी वो फूड को प्रोड्यूस करेगा, ऐसा फूड जो कि ना सिर्फ हमारे पेट को भरे बाकी बल्कि जो न्यूट्रिशनली भी हमको फुलफिल कर सके। ठीक है, नो लॉन्गर जस्ट एन एग्रीकल्चरल इशू, ये कोई खेती बाड़ी का इशू नहीं है, इट्स अ पब्लिक हेल्थ इम्परेटिव, क्योंकि इसका दोहरा प्रभाव पड़ता है ना, एक तो डिक्रीज होता है हमारा, हाँ देखिए, एक तो डिक्रीज होता है हमारा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका? दूसरा इम्पैक्ट है कि पोल्यूशन भी फैलाता है। हमने देखा अभी किस तरह से पोल्यूशन भी फैलाता है एयर में और वाटर में। ठीक है, यहाँ देखिए, एक संस्था है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ICRIER एंड OCP न्यूट्रीक्रॉप्स कमिटेड टू कोलैबोरेटिंग इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। इसमें वही बता रहा है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कोलैबोरेशन किया है कि जो OCP न्यूट्रीक्रॉप्स है ब्रिंग्स कटिंग एज एक्सपर्टीज इन सॉइल न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर सॉल्यूशंस एम्ड एट एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस इन सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, ये लास्ट ही टॉपिक था आज का, इसमें हमने देखी क्या देखा कि दो एस्पेक्ट पे देखिए बात करी इसमें। पहला है कि ज़मीन में लैंड में धरती पे अगर हमने सही से फर्टिलाइजर्स को नहीं डाला, उससे क्या होगा, सही से न्यूट्रिएंट्स फूड में जाएंगे नहीं तो इंसान को मिलेंगे नहीं, और दूसरा क्या है, उससे पोल्यूशन भी होता है। तो हमें बैलेंस तरीके से इनको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।